नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं विश्व मोहन और ईटी नाउ स्वदेश के सबसे बड़े शो म्यूचुअल फंड महाकुंभ के लिए बचे हैं केवल 2 दिन, क्योंकि शनिवार को आज हो रहा है देश का सबसे बड़ा शो। इस शो में देश के दिग्गज एक्सपर्ट नामचीन फंड के प्रमुख हिस्सा लेंगे और म्यूचुअल फंड एसआईपी से जुड़ी तमाम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। शनिवार 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक चलने वाले इस महाकुंभ में निवेश के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। छोटे छोटे शहरों के लोगों के हर सवालों के जवाब यहां पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये है देश का सबसे बड़ा शो, जहां होंगे सबसे बड़े चेहरे, जहां होगी सबसे विशाल कवरेज और जहां दी जाएगी सबसे भरोसेमंद जानकारी। तो याद रखिए, तारीख है 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर। तो शनिवार 28 अक्टूबर आप देखना नहीं भूलिएगा, म्यूचुअल फंड महाकुंभ। चलिए आज के बाजार की चाल देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत घरेलू बाजार के लिए आज मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो तकरीबन सभी बाजार यहां पे कमजोरी के साथ कारोबार हो रहे हैं। निक्केई में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कॉस्पी में 1.5% की गिरावट है। चीन का बाजार भी कमजोरी के साथ खुला है। हांगकांग में यहाँ पर सपाट ट्रेडिंग दिख रही है। कल यूएस मार्केट की अगर बात करें तो कल काफ़ी गिरावट दिखी थी कमज़ोर नतीजों की वजह से। टेक शेयरों के कमज़ोर नतीजों की वजह से नैस्डैक में 2.5% की गिरावट दिखी थी और फरवरी के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट नैस्डैक में कल देखने को मिली। करीब 2.5% ये इंडेक्स टूट गया। 1.5% की गिरावट S&P 500 में भी और डाउ जोन्स भी दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ। अगर हाई से देखेंगे, डे हाई से, तो डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे थी। जिस तरह से अल्फाबेट के कमज़ोर नतीजा है, गूगल के जो क्लाउड यूनिट के जो रेवेन्यू थे वो एनालिस्ट के अनुमान से काफ़ी कम थे, इससे वहाँ पर काफ़ी दबाव दिखा। साथ ही अलायंस टेक्नोलॉजी के शेयर में कमज़ोर गाइडेंस से 25% तक की गिरावट देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजारों के लिए कल का सेशन काफ़ी कमज़ोर रहा और उसका ही असर आज एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 85 अंक अब नीचे आ चुका है। ये गिरावट और धीरे धीरे बढ़ रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड में वापस से तेजी कल दिखी, $90 के आसपास फिर से पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वापस से 5% की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 4.95% के आसपास आ चुका है। रिस्की एसेट्स की बजाय फिर से सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में देखने को मिल रही है। गोल्ड फिर से $2000 की तरफ कॉमेक्स पर बढ़ता जा रहा है। एक अहम डेटा भी है आज यूएस में, थर्ड क्वार्टर के तीसरी तिमाही के जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। वहां पर किस तरह के इनिशियल ये नंबर रहते हैं उस पर भी बाजार की नज़र है। तो अहम डेटा भी है और साथ ही जो अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं नतीजों की वजह से जो कमज़ोरी बढ़ी है अमेरिकी बाजारों में, उसका क्या असर रहता है घरेलू बाजार में, ये देखना ज़रूरी होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको एफआईआईज के आंकड़े बता देते हैं, फिर डिम्पी के पास चलेंगे कि एफआईआईज के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। एफआईआईज के आंकड़े की अगर कल की बात करें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल 4236 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 3569 करोड़ की खरीदारी की थी। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली की थी 151 करोड़ की और एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में 30,189 करोड़ की खरीदारी की थी। एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 2154 करोड़ की खरीदारी की थी और स्टॉक ऑप्शंस में 753 करोड़ की बिकवाली की थी। डिम्पी, आपसे मेरा सवाल होगा, डेटा आपके पास है, रोल ओवर के बारे में आप कह रहे थे आज एक्सपायरी भी है, किस तरह से वहां पे संकेत मिल रहे हैं, किस तरह की एक्सपायरी की उम्मीद लग रही है आपको निफ्टी की और आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, आपको आज का डाटा समझने के लिए कल आगे सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। कल हमने आपके सामने रोल ओवर का नंबर के बारे में ये कहा था कि अगर रोल ओवर ज्यादा तेजी से नहीं पड़ा तो आप एक बड़ा क्रैक देखेंगे, क्योंकि कुछ वैसा ही है, प्रेशर की तरह होता है मार्केट के अंदर। अगर एक प्रेशर रिलीज नहीं होगा, यानी कि अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर नहीं होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो ये इसी बार में बस्ट कर जाएगा। तो कल रोल ओवर के कम नंबर्स ने मार्केट पे असर दिखाया, मार्केट में क्रैक दिया।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल हमने आपसे ये कही थी कि आप बता रहे थे कि थोड़ा बहुत मैक्रोस ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि इंडियन मार्केट थोड़ा लेट हो गया है। हम थोड़ा पहले ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि अब हमारे लिए अगर थोड़े अच्छे नंबर भी आ जाएंगे तब भी हमको खास रिलीफ नहीं होगा। कल भी मार्केट के अंदर वैसे होता दिखा है। अब मैं कल के बाजार को आज से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, रोल ओवर के नंबर्स में थोड़ा सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो और सुधार हो जाएगा। 63% अराउंड निफ्टी का रोल ओवर है, 65% अराउंड बैंक निफ्टी का रोल ओवर अराउंड आ गया है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी पोजीशंस तो रिलीज हुई हैं। कल मार्केट ने निफ्टी पे जो लेवल्स बचाया वो है 19,000 का। देखिए, ये ना एक मेगा रेंज होती है, आपको दो हिस्सों में चेक करना होता है। पहला वेरी इमीडिएट जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, दूसरा टिपिकली इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम होती है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से भी अभी आप 19,000 के लेवल को बड़ी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के आसपास आपका, हालांकि विक्स टूट गया है लेकिन कई बार ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी करता है, तो कम से कम 200 पॉइंट देने होते हैं। तो वॉलिडिटी इंडेक्स जिसको विक्स कह रहे हैं हम और वीवैम्प कहते हैं, उस हिसाब से देखें तो 19,200 के आसपास का लेवल था, वो तो ब्रेक हो गया। अब 19,000 तक का हम ये टेस्ट करेंगे अगर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये 19,000 को बचा लेता है तो फिर आप धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत रिकवरी देखेंगे, लेकिन ये रिकवरी भी बिकने के लिए ही आएगी मार्केट के अंदर। ये तब तक आएगी जब तक आप 19,400 450 को पार नहीं करते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर जो लेवल्स है वो कल 43,000 भी गया, 42,800 किसी तरह से बाजार ने बचाने की सिर्फ एक कोशिश की है। मार्केट के पास 42,500 एक अहम सपोर्ट एरिया है। हालांकि क्रिटिकल एरिया सारे टूट चुके हैं, ऑलरेडी हम 200 दिनों के एवरेज के भी नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो सारे के सारे लेवल बैंक निफ्टी पे हम तोड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी में जो भी पुल बैक आएगा फिलहाल वो एक सेलिंग के पॉइंट से वापस इस्तेमाल हो सकता है। आप ठीक कब होंगे, आप हील कब होंगे? जैसे मैंने कहा 19,400 500 जब निफ्टी के आएंगे तब आपका बुखार उतर जाएगा, तब आप ठीक हो जाएंगे। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी जब आप 43,800 44,000 के लेवल को वापस देखेंगे तब आपका बुखार उतरेगा। इससे पहले आप सिर्फ गोली खाकर थोड़ा ठीक हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ बड़ा रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट, अब ट्रेडर्स को करना क्या चाहिए? देखिए, जिनके पास शॉर्ट्स हैं उनके तो मजे हैं, उनको तो इस सीरीज में अपने सौदों को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि अगली सीरीज कई बार ये आप वैक्यूम करके जा रहे हो तो अगली सीरीज तेजी की हो सकती है। जिनके पास लॉन्ग थे उनके ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस मार्केट ने कटवा दिए, तो तेजी वालों को सोचना नहीं है, उनको तो वैसे ऑलरेडी मार्केट ने बाहर कर दिया। सोचना सिर्फ मंदी वालों को है कि उनको अपने सौदे को कैरी करके जाना है कि नहीं करके जाना। तो मेरा डाटा एनालिसिस पे ये सुझाव है कि आप अक्टूबर सीरीज के अंदर ही डाटा को क्लोज कर ले, नवंबर में देखेंगे। तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कॉल्स वालों के, तेजी वालों के दिन आएंगे, बट अभी नहीं है। अभी 1 से 2 दिन पहले बाजार को पकने देते हैं, फिर आप इसके अंदर पानी भर सकते हैं। ओके, शुक्रिया डिम्पी बताने के लिए। आज एक अहम दिन है, एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी के लिए उन्होंने एक अहम लेवल बताया कि 19,000 एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है जहां पर सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। हो सकता है कि फॉल्स यहां पर ब्रेकडाउन भी हो, नीचे भी जाए, लेकिन यहां से रिकवरी की भी उम्मीद रही। लेकिन ये भी डिम्पी कह रहे हैं कि 19,450 जब तक क्रॉस नहीं करता है तो अभी भी कमजोरी के ही संकेत, ट्रेंड कमजोर ही रहेगा। लेकिन एक्सपायरी भी है तो एक हमने पोल भी किया है, वो भी आपको बता देते हैं कि पोल क्या संकेत मिल रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो 19,000 के नीचे की एक्सपायरी सिर्फ 20% अनुमान है। 19,000 से 19,200 के बीच की एक्सपायरी 40% एक्सपर्ट्स मानते हैं। वहीं 19,200 से 19,400 के बीच की एक्सपायरी 30% एक्सपर्ट है, वो मान रहे हैं। वहीं 19,400 के ऊपर की एक्सपायरी सिर्फ 10% एनालिस्ट का अनुमान है। वहीं बैंक निफ्टी के अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी की अगर बात करें तो 42,500 के नीचे की जो एक्सपायरी होगी वो सिर्फ 20% एनालिस्ट का मानना है। वहीं 42,500 से 42,800 के बीच की एक्सपायरी सबसे ज़्यादा 40% एक्सपर्ट मानते हैं। वहीं 42,800 से 43,200 के बीच की एक्सपायरी सिर्फ 30% एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं और 43,200 के ऊपर सिर्फ 10% एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन हमारे साथ एक मेहमान भी है, आदित्य अरोड़ा हैं। आदित्य बताइए, आपको क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए? आज एक्सपायरी है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सेलिंग इतनी जबरदस्त नहीं है, बट बड़ी हाई हो चुकी है। विक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट से प्रेशर है। तो लास्ट फाइनल बैकडाउन हो गया, वो थोड़ा डाउनवर्ड बायस जैसा ट्रेड हो सकता है। तो मैं करना चाहिए एक बार 19,000
400 तो। और आज के दिन तो तो थोड़ा नेगेटिव बायस फर्स्ट हाफ में रह सकते हैं, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रहेगी, बट लेवल्स के हिसाब से ही चलेंगे। तेजी इंट्राडे में बनाना है तो 19,200 के ऊपर बनाएंगे। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नजर रखनी चाहिए? क्या सेकेंड हाफ में आप जैसा कह रहे हैं रिकवरी, तो क्या कुछ बाई की कॉल्स दे रहे हैं आप क्या आज? बिल्कुल, देखिए कुछ कंप्लीट आउट परफॉर्मर है। जैसे ऑटो सेक्टर देखिए तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ है, भले बाजार टूट रहा है, बट अगर आप मारुति तो बहुत अच्छा फर्मली खड़ा हुआ है और चार्ट पे भी अच्छे पैटर्न्स बना रहा है, तो मारुति को बाय कर सकते हैं 10,600 पे। 10,200 रहेगा स्टॉप लॉस और 11,200 से 11,500 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर से ऑटो सेक्टर से है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, बायर का इंटरेस्ट बन रहा है वहाँ पे, तो उसको 1570 में बाय कर सकते हैं। 1530 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1630 से 1650 का रहेगा टारगेट। शुक्रिया आदित्य, ये दो कॉल्स बताने दिन इनको लग रहा है कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर में रिवाइवल आ सकती है और एक खरीदारी की राय है। चलिए आगे बढ़ते, लेकिन आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश लेकर आ रहा है म्यूचुअल फंड का महाकुंभ। 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक, जहाँ पर दिग्गजों का एक बड़ा पैनल होगा जो आपको तमाम तरह की रणनीति बताने वाले हैं। नवनीत मुनौत होंगे, MD एंड CEO हैं HDFC म्यूचुअल फंड के। हमारे साथ नीलेश शाह होंगे, MD एंड CEO कोटक म्यूचुअल फंड के। कल्पेश पारेख होंगे, MD एंड CEO हैं। सुनील सुब्रमण्यम होंगे, CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार भी होंगे वैल्यू रिसर्च के। फिरोज अजीज होंगे आनंद राठी से। मोनिका हलन होंगी, एनालिस्ट हैं, लेखक है। सुरेश सोनी होंगे BNP पारिबा से। जी प्रदीप कुमार होंगे यूनियन म्यूचुअल फंड से। और लक्ष्मी अय्यर होंगी कोटक इन्वेस्ट से। और हेमंत रुस्तगी भी जाने माने एक्सपर्ट है। हर्षवर्धन रोंगटा भी होंगे और प्रीति राठी गुप्ता भी होंगी। यानी एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल होगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार। बात कर लेते हैं कि आज किन खबरों की वजह से किन शेयरों पर असर हो सकता है। आशीषा हमारे साथ मौजूद है। पहले नतीजे वाले शेयर्स भी बताइए जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए थे, और उसके बाद कुछ अगर खबर है तो वो भी बताएं। सबसे पहले निफ्टी 50 पैक से 2 नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, उसकी बात करेंगे। तो टेक महिंद्रा के नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में, सभी पैरामीटर्स पर अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर, मार्जिन्स भी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो करीब 29% का फॉल देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। कॉमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर भी कमज़ोर रह सकते हैं। FY25 से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एट्रिशन एक पॉजिटिव फैक्टर था, एट्रिशन कम होता हुआ नजर आया, 11% पे आया है एट्रिशन वर्सेस 13% जो हमने प्रीवियस क्वार्टर में देखा था। लेकिन ऑल इन ऑल टेक महिंद्रा के नतीजे काफ़ी अनुमान से कमज़ोर थे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी कमज़ोर आती हुई नजर आई है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के भी नतीजे आए थे, अनुमान के मुताबिक आए हैं एक्सिस बैंक के नंबर। क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में स्लाइट म्यूटनेस देखने को मिली इस क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12,314 करोड़ पे आए हैं, जो 3% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अनुमान के मुताबिक एक्सिस बैंक के नतीजे। इसके अलावा जुबिलेंट फूड वर्क्स के भी नतीजे आए थे, अनुमान के मुताबिक आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, रेवेन्यूज में 4.5% का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन पैट जैसे मैंने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 करोड़ पे आया है, जो 40% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री जुबिलेंट फूड वर्क की काफ़ी अच्छी है। उनका मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो नतीजों के दम पर जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा एक लिस्टिंग होगा आज IRM एनर्जी, इस पर भी नज़र रखें। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंपनी, 4 जोग्राफिकल एरियाज में काम करती है, 4 स्टेट्स में उनके ऑपरेशंस है, बड़ी लिस्टिंग है। 505 रुपीज़ प्रति शेयर का इश्यू प्राइस है और 545 करोड़ का ये इश्यू होगा। तो आज लिस्टिंग होगा 10 बजे, तो इस पर भी नजर रखें।
ओके, तो आज इस लिस्टिंग पे भी नजर रखें। तमाम खबर बताने के लिए और उन नतीजों वाले शेयर्स भी बताने के लिए शुक्रिया शेषा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे किस तरह की चाल आप देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने में तेजी दिख रही है, वापस से $1990 के ऊपर चला गया है। क्रूड में वापस से तेजी आ गई है, ब्रेंट अब $90 के करीब पहुंच चुका है। किस तरह से ट्रेड करना है, तो मोतीलाल ओसवाल की कुछ कॉल्स है वो आपको बता देता हूं। MCX गोल्ड खरीदने की सलाह है उनकी 61,100 के टारगेट के लिए, 60,350 का यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है। चांदी खरीदने की सलाह है 72,400 के टारगेट के लिए, 70,900 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है। कच्चा तेल यहां से तेजी लग रही है इनको, 6,950 के लेवल पे MCX क्रूड खरीदना है, 7,080 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। चलिए अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ है। वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेज की रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टेक महिंद्रा के साथ। कंपनी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं और ब्रोकरेजेस का कहना है कि Q2 की जो रेवेन्यू है वो अनुमान से कमज़ोर आई है। वीकनेस जो कम्युनिकेशंस में देखने मिली है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कंपनी के ड्रैग के लिए। नए CEO की स्ट्रैटेजी अप्रैल 24 में कंपनी अनवील करेगी और ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने अपने EPS अनुमान को घटाया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, नोम्यूरा ने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है। और जेफरीज ने हालांकि अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने सिर्फ ₹10 से बढ़ाकर ₹910 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे एक्सिस बैंक पर। यहाँ पर भी कंपनी के नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस आ रहे हैं और लार्जली कंपनी का प्रदर्शन अगर हम देखें तो स्टेबल निम्स नजर आए हैं। लोन ग्रोथ काफ़ी हेल्दी रही है, मगर उसी वक्त अगर हम देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ी सी वीकनेस नजर आई है। ओपेक्स ग्रोथ में वन ऑफ्स इंक्लूडेड है, जिसके और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी भी होल्ड अप होती हुई नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल मुनाफा भी अगर हम कंपनी का देखें तो ये लार्जली अनुमान के मुताबिक आया है। तो जेफरीज ने एक्सिस बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। और मैक्वाइरी ने अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है एक्सिस बैंक पर। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 थोड़ा सा वीक ज़रूर रहा था टॉप लाइन फ्रंट पर, क्योंकि और ये लार्जली एक्सपेक्टेड था। वीक डिमांड एनवायरनमेंट ज़रूर है और इसके का इम्पैक्ट शायद मार्जिन और अर्निंग्स पर आ सकता है आगे चलते हुए। तो ग्रोथ तो सुधर सकती है सेकंड हाफ में, मगर मार्जिन थोड़े से वीक रह सकते हैं, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है और जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है। नेस्ले भी फोकस में रहेगा। कंपनी की एनालिस्ट मीट थी कल और लार्जली कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट की तरफ से, और इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि उन्हें CEO की आर्टिकुलेशन पसंद आई जो उन्होंने F&B अपॉर्चुनिटी पर की है, और इनफैक्ट नेस्ले इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी उन्हें पसंद आई है। ओवरऑल जेफरीज का भी कहना है कि पैकेज फूड्स में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट उनका कहना है रॉ मटेरियल का जो वर्स्ट है इन्फ्लेशन को लेकर ये पीछे रह चुका है और कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है, मगर कंपनी ने इसको काउंटर अच्छी तरीके से किया है। फूड एज अ थीम उन्हें पसंद है, मगर वैल्यूएशंस स्टीप है नेस्ले के लिए, और इसी के चलते वो थोड़े से यहाँ पर कंजर्वेटिव नजर आ रहे हैं। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडस टावर्स पर। मैक्वाइरी का कहना है कि उन्हें टावर एड ज़रूर पसंद आया है जो कंपनी ने की है सेकंड क्वार्टर में। लोअर मार्जिन है, हायर रिसीवेबल्स है, और ये एक नियर टर्म ड्रैग रह सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें वैल्यूएशंस आकर्षक होने की वजह से मैक्वाइरी ने इंडस टावर्स पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ओके, शुक्रिया वामाक्षी पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। चलिए